गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बारे में आपको एक जनरल आइडिया अच्छे से है कि सॉल्यूशन में दो फेजेस होती हैं, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट। सॉल्यूट वो सब्सटेंस है जो कि कम अमाउंट में प्रेजेंट है और सॉल्वेंट वो सब्सटेंस है जो कि लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है। और सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट आपस में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो है एक टाइप का होमोजीनस मिक्सचर है। होमोजीनस मिक्सचर जहाँ पर जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। इस वजह से पूरे मिक्सचर में एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन देखने को मिलता है। ओके, तो इसी टॉपिक को आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, सॉल्यूशन जो है वो टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स का एक होमोजेनस मिक्सचर है। होमोजेनस मिक्सचर हैज़ इट्स कंपोनेंट्स एंड प्रॉपर्टीज़ आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। यहाँ पर जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, इसलिए उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्म रहती है। द कंपोनेंट्स दैट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इन द सॉल्यूशन इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट। Solvent determines the physical state in which solution exists. Solvent जैसा कि आपको पता ही है वो सॉल्यूशन में लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इस वजह से वो सॉल्यूशन की फिज़िकल स्टेट को डिटरमाइन करता है। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन की जो फिज़िकल स्टेट है वो भी लिक्विड ही होगी। अगर ये गैसियस है तो सॉल्यूशन भी गैसियस नेचर का होगा। The one or more components present in the solution other than solvent is called solute. Solution में solvent के अलावा वन और मोर कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? solute। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स गिवन हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, जहाँ पर तीन टाइप के सॉल्यूशन हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। तो उसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट की फिज़िकल स्टेट क्या है और उनके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर शो किए गए हैं, तो आप आराम से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा? गैसियस सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही गैसियस फॉर्म में हैं, ये क्या हो जाएगा? मिक्सचर ऑफ गैसेस। फिर सॉल्यूट अगर लिक्विड है, सॉल्वेंट अगर गैसियस है, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, सॉल्वेंट जिस फिज़िकल स्टेट में होगा सॉल्यूशन की फिज़िकल स्टेट भी वही होगी। एग्जाम्पल क्या होगा? क्लोरोफॉर्म मिक्सड विथ नाइट्रोजन गैस। एंड इसी टाइप से अदर एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर शो किए। नेक्स्ट टॉपिक है आपके एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। Composition of solution can be described by expressing the concentration of solution, which can be expressed either qualitatively or quantitatively. किसी भी सॉल्यूशन का कंपोजिशन हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उसकी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करके। कंसंट्रेशन को हम दो टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्वांटिटेटिवली या क्वालिटेटिवली। सॉल्यूशन के कंपोजिशन का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन में कौन कौन से कंपोनेंट कितने अमाउंट में प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब अगर कंसंट्रेशन को क्वालिटेटिवली शो करना है तो उसका मतलब क्या है? क्वालिटेटिवली वी कैन से दैट सॉल्यूशन इज़ डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट और कंसंट्रेट का मतलब आपको पता ही है। डाइल्यूट वो है सॉल्यूशन होगा जहाँ पर सॉल्वेंट लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है, और कंसंट्रेट वो होगा जहाँ पर सॉल्वेंट कम अमाउंट में प्रेजेंट है और लार्जर अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो क्वालिटेटिवली का मतलब क्या है? उसकी क्वालिटी क्या है? या तो वो सॉल्यूशन डाइल्यूट हो सकता है या फिर कंसंट्रेटेड। और क्वांटिटेटिवली वी कैन एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन एज फॉलोज। क्वांटिटेटिवली अगर हमें कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करनी है किसी भी सॉल्यूशन की, तो उसके लिए यहाँ पर डिफरेंट टर्म्स यूज़ में ली जाती है, जिसे हम अब डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। जिसमें फर्स्ट है आपकी मास परसेंटेज। मास परसेंटेज या फिर वेट अपॉन वेट। इसको फॉर्मूला क्या है? मास परसेंट ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। जनरल वे में जब कभी भी हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो उसी टाइप से यहाँ पर भी वही है कि अगर मास परसेंट निकालना है हमें किसी कंपोनेंट का, फॉर एग्जांपल कोई सॉल्यूशन
दो कंपोनेंट से मिलकर बना है ए एंड बी, और हमें जो कंपोनेंट ए है उसका मास परसेंट निकालना है। तो यहाँ पर कंपोनेंट ए का सॉल्यूशन में कितना मास प्रेजेंट है वो अपॉन सॉल्यूशन का टोटल मास इनटू 100। इसी टाइप से अगर कंपोनेंट बी का हमें फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा, कंपोनेंट बी का मास अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके, तो ये जो है आपको फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न होने चाहिए ताकि आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल 10% glucose in water means 10 gram of glucose dissolved in 90 gram of water to form 100 gram of solution। अगर किसी सॉल्यूशन में ये लिखा हुआ होगा कि वो बना है 10% ग्लूकोज से, 10% ग्लूकोज इन वाटर से, तो 10% मतलब क्या हो जाएगा कि 10 ग्राम उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट है, और 90 ग्राम जो 100 में से 10 अगर माइनस करेंगे कितना बचा 90, तो रिमेनिंग पार्ट क्या है वाटर, और ये दोनों मिक्स करके 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन बनाते हैं। दिस एक्सप्रेशन इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशन। एग्जाम्पल, कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन कंटेन्स 3.62 मास % ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड इन वाटर। ये एक्सप्रेशन जो है, ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है किस टाइप की जो सॉल्यूशन है उसके कंसंट्रेशन को शो करने के लिए इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है। जैसे कि जो कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन है उसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड वाटर में डिज़ोल्व होता है, 3.62% प्रेजेंट होता है उसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड। सेकंड आपके हैं टर्म वॉल्यूम परसेंटेज। लास्ट टाइम हम डिस्कस किया मास परसेंट, यह हो जाएगा वॉल्यूम परसेंट, ये हो जाएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम परसेंट ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। लास्ट वाले फॉर्मूला में यहाँ पर क्या था मास, या अभी इसमें क्या हो जाएगा वॉल्यूम। तो जिस कंपोनेंट का हमें वॉल्यूम परसेंट निकालना है उसका वॉल्यूम अपॉन सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम इनटू 100। फॉर एग्जांपल 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर मीन्स 10 ml ऑफ इथेनॉल डिजॉल्व इन 90 ml ऑफ वाटर। जैसे कि यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि जो इसकी वॉल्यूम परसेंटेज दी हुई है वो उतना वो डिज़ोल्व है सॉल्वेंट के अंदर, और दोनों को मिलाकर ओवरऑल वॉल्यूम कितना होना चाहिए 100 ml। ठीक है, सॉल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड यूजेस दिस यूनिट। जहाँ कहीं भी सॉल्यूशन में लिक्विड प्रेजेंट हो, लिक्विड फेज प्रेजेंट हो, वहाँ पर इस यूनिट को यूज़ में लिया जाता है। एग्जाम्पल, 35% solution of ethylene glycol and antifreeze is used in cars to cooling the engine. At this concentration, the antifreeze lowers the freezing point of water to 255.4 Kelvin. यहाँ कार इंजन में जो एंटीफ्रीज यूज़ में लिया जाता है वो क्या होता है 35% सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, और ये एंटीफ्रीज है मतलब उसको कूलिंग इफेक्ट डालता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज W/V। इट इज़ यूज्ड इन मेडिसिन एंड फार्मेसी। इट इज़ द मास ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पर दोनों टर्म्स यूज़ में आएगी, मास और वॉल्यूम, और इसे यूज़ में लिया जाता है मेडिसिन वगैरह में। आप अगर उसकी इंग्रेडिएंट्स या उसके जो जिन कंपोनेंट से वो मिलकर बना है वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ पर जो उनकी कंसंट्रेशन दी गई है वो किस फॉर्म में होती है W/V, मास बाय वॉल्यूम की फॉर्म में। फोर्थ है आपके पार्ट्स पर मिलियन, इसी का शॉर्ट फॉर्म है ppm। व्हेन अ सॉल्यूट is present in trace quantities, it is convenient to express the concentration in ppm। जब सॉल्यूट मतलब जो स्मॉल अमाउंट में जो कंपोनेंट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, वो अगर वो काफ़ी कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो उसे हम किस फॉर्म में शो कर सकते हैं, उसकी कंसंट्रेशन को ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियन की फॉर्म में। इसका फॉर्मूला क्या है, ppm इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन इंटू 10⁶। क्या हो जाएगा, जिस कंपोनेंट की ppm को हमें फाइंड आउट करना है उसके टोटल नंबर, उसके जो नंबर ऑफ पार्ट्स प्रेजेंट है वो अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 10⁶।
ये फॉर्मूला है ppm को फाइंड आउट करने के लिए। द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन वाटर और एटमॉस्फेयर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ppm और माइक्रोग्राम ml इनवर्स। सॉल्यूशन वाटर या एटमॉस्फेयर में जो पॉल्यूटेंट्स मतलब जिनकी वजह से पॉल्यूशन होता है, उनकी जो कंसंट्रेशन है वो ppm की फॉर्म में ही एक्सप्रेस की जाती है। फिफ्थ है आपके मोल फ्रैक्शन। द सिंबल यूज्ड फॉर मोल फ्रैक्शन इज x and subscript used on the right hand side of x to denote the components। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट किया जाता है और जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करना है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। जिस किसी कंपोनेंट का हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है उसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन उस सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट हैं उन सभी के टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये क्या देगा हमें? मोल फ्रैक्शन। इफ़ इन अ बाइनरी मिक्सचर नंबर ऑफ मोल्स of A and B are Na and Nb respectively, then mole fraction of component A will be XA is equal to Na upon Na plus Nb. If a solution contains I components, then Xi is equal to Ni upon N1 plus N2 and so on plus Ni। ठीक है, अगर कोई बाइनरी मिक्सचर है, बाइनरी मतलब जहाँ पर दो कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, कंपोनेंट ए एंड बी, और उनके नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं? एन ए एंड एन बी। तो अगर कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा? एक्स ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। वही हो गया, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है वो अपॉन उसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और अगर सॉल्यूशन में आई कंपोनेंट्स हैं तो क्या हो जाएगा? उस कंपोनेंट की नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स। तो इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? मोल फ्रैक्शन। इन अ गिवन सॉल्यूशन द सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शंस इज यूनिटी। किसी भी सॉल्यूशन में सारे मोल फ्रैक्शन की जो सम है वो क्या होगा? एक यूनिटी, मतलब उसका वैल्यू क्या होगी? 1। अगर किसी जैसे हमने यहाँ बात करी जो बाइनरी मिक्सचर है जहाँ पर दो कंपोनेंट है ए एंड बी, तो इन दोनों के मोल फ्रैक्शन को अगर ऐड किया जाए तो आंसर क्या होना चाहिए? हमेशा 1। उसी टाइप से अगर 3 या उससे ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब के मोल फ्रैक्शन को अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या होगा? हमेशा 1। मोल फ्रैक्शन यूनिट इज़ वेरी यूजफुल इन रिलेटिंग सम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, से वेपर प्रेशर with the concentration of the solution, and quite useful in describing the calculation involving the gas mixtures। मोल फ्रैक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट होती हैं किसी सॉल्यूशन की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को रिलेट करने के लिए, जैसे वेपर प्रेशर को सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के साथ, और ये उन कैलकुलेशन में काफ़ी यूज़ में आती है जहाँ पर गैसियस मिक्सचर इन्वॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट आपके यहाँ पर एक न्यूमेरिकल गिवन है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इट बाय मास। एक सॉल्यूशन जिसमें इथाइलिन ग्लाइकोल की मोल फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करनी है जहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन क्या है? 20% बाय मास। ठीक है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैंने आपको यहाँ पर अब हम एक्सप्लेन करेंगे। वी अज्यूम 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इन विच 20 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस 80 ग्राम ऑफ वाटर। 20% बाय मास मतलब इसको 20 ग्राम हम मान लेंगे और ओवरऑल सॉल्यूशन होना चाहिए 100, तो 100 माइनस 20, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट यहाँ पर क्या है? वाटर। अगर कोई भी सॉल्वेंट नहीं गिवन है तो इसका मतलब क्या है? एज अ सॉल्वेंट वहाँ कौन इन्वॉल्व है? वाटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इथाइलिन ग्लाइकोल का कितना अमाउंट है प्रेजेंट यहाँ पर? 20 ग्राम, और वाटर का है 80 ग्राम, और टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 100 ग्राम। इथाइलिन ग्लाइकोल जो है उसका फॉर्मूला होता है CH2OH, जिसी को जनरलाइज फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं
C2H6O2। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। मोलर मास फाइंड आउट कैसे किया जाता है, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल हैं उसमें इंडिविजुअल एटम के एटॉमिक मास को उसके नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उन्हें आपस में ऐड कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं C2H6O2, तो यहाँ हो जाएगा 12 × 2। 12 क्या है, कार्बन का एटॉमिक मास है, और 2 क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, तो इसलिए मैंने लिख दिया 12 × 2 प्लस 1 × 6, यहाँ पर 6 जो है इसके नंबर ऑफ एटम्स है और 1 इसका क्या है, एटॉमिक मास, प्लस 16 + 2, 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है और 2 इसका नंबर ऑफ एटम्स है। इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा एंड में, 62। नेक्स्ट है मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल्स इज इक्वल टू, अब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास मतलब जो अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है, अपॉन मोलर मास जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है। अब ये क्या हो जाएगा, 20/62। 20 क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन था 20% ऑफ इट्स बाय मास, तो हमने 20 ग्राम इसको अज्यूम किया था, तो क्या हो गया 20/62। 62 क्या है इसका, मोलर मास। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर आंसर क्या आएगा, 0.322 मोल। नेक्स्ट है मोलर मास ऑफ वाटर, सेम इसी टाइप से होगा। वाटर का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, क्या होता है, H2O। तो हो जाएगा 1 × 2, 1 नंबर ऑफ, यहाँ पर 1 जो है हाइड्रोजन के एटॉमिक मास है और 2 है इसके नंबर ऑफ एटम, प्लस 16 × 1, 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है और 1 इसके नंबर ऑफ एटम्स हैं। सॉल्व करने पर आंसर क्या हो जाएगा, 18। नेक्स्ट है मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू, वही अगेन मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है 80, जो कि यहाँ पर हमने सॉल्व करके देखा था, और अपॉन 18 क्या है इसका, मोलर मास। आंसर क्या हो जाएगा, 4.444 मोल। तो ग्लाइकोल का अगर मोल फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लाइकोल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लाइकोल प्लस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। मतलब कि वही जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन में फाइंड आउट करना है उसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन सॉल्यूशन के सभी कंपोनेंट्स के टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हम ये पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ हो जाएगा 0.322 अपॉन 0.322 प्लस 4.444। सॉल्व करने पर आंसर हो जाएगा 0.068। अगर हमें वाटर के मोल फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सॉल्यूशन में सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को अगर ऐड किया जाए तो आंसर क्या होगा, 1। तो हम क्या करेंगे, 1 में से इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो इस टाइप से यहाँ पर हमने कुछ टर्म्स देखी जिससे किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को शो किया जा सकता है, और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर डिस्कस किए।